व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ सीए इंटरमीडिएट ऑडिट से रिलेटेड, राइट। सीए इंटरमीडिएट लॉ से रिलेटेड, राइट। तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी के क्लासेस के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बता दूं कि आप यहाँ पे फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दो तरीके से पढ़ सकते हैं। फ्री क्लासेस आपको इस चैनल दैट इज अनअकैडमी सीए, जो आप जिस चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल की मदद से आप फ्री में क्लासेस कर सकते हैं। बहुत सारे हम फ्री सेशंस अपलोड करते हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसकी मदद से आप बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। वही दूसरी ओर अगर आपको हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे यू शुड गो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है। जैसे इंडिविजुअल आप पेन ड्राइव्स वगैरह खरीदते हो इंटरमीडिएट में, वैसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, जस्ट लाइक द नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, पूरे 8 सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन उसकी जो प्राइसिंग होती है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो होती है। आप चेक कर सकते हैं साइट के ऊपर, 10 से 12 हज़ार के अंदर आप पूरे 8 सब्जेक्ट को 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के अंदर भी कवर कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है, वैसे केस में आपका वॉच टाइम जो है वो काफी बढ़ जाता है पूरे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। आप यहाँ पे जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ आईजी सर कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो जो स्पेशल क्लासेस होती है वो स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है। और जब आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं कोड आईजी सर, तो अगेन आप यहाँ पे फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस अमेजिंग से सेशन की। कम ऑन एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दी सेशन। और अगर सबसे पहली चीज जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है बेटा फर्स्ट ऑडिटर्स से रिलेटेड। तो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6 हमारा चल रहा था, और इसके अंदर हमको क्या देखना है, इसके अंदर हमें फर्स्ट ऑडिटर्स के बारे में चीजें पढ़ना है कि फर्स्ट ऑडिटर्स का आखिर क्या मतलब होता है, क्या होती है चीजें, उससे रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो चलो देखो फर्स्ट ऑडिटर्स में क्या क्या चीजें आ रही है, बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब होता है फर्स्ट, पहली बार यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। मतलब मैं अगर कहूँ आपके साथ कि हमारी कंपनी, मान लीजिए हमारी कंपनी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। तो क्योंकि अभी कंपनी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका कोई ऑडिटर नहीं होगा, बराबर ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कंपनी के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है तो उसे फर्स्ट ऑडिटर का नाम दिया जाता है, या उस चीज को हम लोग फर्स्ट ऑडिटर कहते हैं। तो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 आपके साथ बात करता है कि जो फर्स्ट ऑडिटर होगा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का, मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जैसे टाटा हो गया, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे आईजी पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये नॉन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हुए, है ना। तो ये जो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें फर्स्ट टाइम में कौन अपॉइंट करने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 दिन के अंदर अपॉइंट करना होता है। फिर से सभी लोग बताइएगा मुझे कि फर्स्ट डायरेक्टर जो होता है, जिस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिनों के अंदर क्या कौन अपॉइंट करने वाला है, बीओडी अपॉइंट करने वाला है ऑडिटर को, ऐसी वाली बात की गई है। लेकिन मान लीजिए अगर बीओडी फेल हो जाता है, ठीक है, बीओडी नहीं अपॉइंट कर पाता है 30 दिनों के अंदर, तो ऐसे केस में फिर अगले 90 दिनों के अंदर ऑडिटर को ईजीएम के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। और ये ऑडिटर कितने समय के लिए ऑफिस को होल्ड करता है, तो जिस समय फर्स्ट एजीएम, क्योंकि देखो अब जिस साल आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके बाद आपका फर्स्ट एजीएम होगा, तो एजीएम तक क्या करेगा, वो ऑफिस को संभालने वाला है, मतलब ऑडिटर के कुर्सी को संभाल के रखेगा। मतलब ये जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना, इसको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, ऐसी वाली बात हो गई यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में अदर देन नॉन गवर्नमेंट कंपनी में क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे अपॉइंट करते हैं जिस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उससे 30 दिनों के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ, और उसके बाद वो होल्ड करता है ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम जिस दिन फिनिश हो जाएंगी उस दिन यहाँ पे वो भी ऑफिस को छोड़ के, मतलब वो वहां पे कंक्लूड, वहां तक उसे होल्ड करना होगा, ठीक है, यस। लेकिन मान लो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर अगले 90 दिनों के अंदर, अब देखिए ये एक्चुअली 90 दिनों पे क्लैरिटी नहीं दी गई है कि शुरुआत से 90 दिन है कि 30 दिन के एंड के बाद 90 दिन है। वैसे जिस हिसाब से टर्मिनोलॉजी है तो हम तो ऐसा ही कहते हैं कि 30 दिन
के बाद 90 दिन है, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि बाद में जो 90 दिन है उसके अंदर ईजीएम के अंदर अपॉइंटमेंट कौन करने वाले, मेंबर्स लोग अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। आ जाइए एग्जांपल नंबर 6 को देखेंगे, जिसकी मदद से हम लोग चीजों को समझ पाते हैं। फिर देखिए, यूनिकॉर्न स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड एज ऑन द 2/6/2020। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड दैट द बोर्ड मीटिंग ऑन 15/6 टू अपॉइंट द जैन अजमायरा एंड एसोसिएट्स फॉर द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द टर्म ऑफ कितना, फॉर द टर्म ऑफ 5 years। मुझे आप एक बात बताइए, क्या मैं 5 साल के लिए फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता हूं क्या? जब कंपनी 2/6/2020 को आई और यहाँ पे क्या बोल रहा है 15/6 को मैं ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट ऑडिटर है। अब फर्स्ट ऑडिटर को तो हम लोग केवल और केवल 1 साल के लिए ही अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एजीएम जिस दिन होगा उस दिन कंक्लूजन के ऊपर वो व्यक्ति भी छोड़ के चले जाना चाहिए, है ना। अब देखो, एज पर सेक्शन 139(6) बोर्ड शाल अपॉइंट 30 दिन के अंदर, बराबर है, लेकिन वैलिडिटी जो है बेटा ये इनवैलिड यहां पे माना जाता है, बराबर। इट इज इनवैलिड, ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, पहले ही बता दूं मैं आपको। फिर चाहे 100% आप कंसेंट क्यों ना ले लो, आप उसे 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज लॉ से ऊपर नहीं होती है। 100% अप्रूवल लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। केवल और केवल जो लॉ में लिखा है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, ऐसा यहां पे माना जाता है, ठीक है। चलो सेकेंड वाली चीज के ऊपर चलेंगे। एग्जांपल नंबर 7 देखो, क्या Managing Director of PQR Limited himself wants to appoint Sri Ganpati, a practicing chartered accountant, as the first auditor of the company। क्या मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा कर सकता है मित्रों? नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करना चाहिए किसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को। फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करना चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो लिखा गया है कि बीओडी अपॉइंट करना चाहिए, तो ये वाली चीज इनवैलिड मानी जाती है, तो ही कैन नॉट अपॉइंट। आप इसको मजे बाद में ले सकते हो, आप घर पे इसको पढ़ सकते हो। अब आ जाइए, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8, जहां पे हम लोग फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले हमने सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट ऑडिटर्स के बारे में बात किया, और अब हम लोग जो चर्चा करेंगे, हम लोग फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। कौन सा? फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। अब ये कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब होता है, पहले तो वो समझाता हूं मैं आपको। जैसे देखो यार, आपने ना ऑडिटर को अपॉइंट किया था, ये टेन्योर के लिए आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया था, ठीक है। ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट होता है, बहुत अच्छी बात है। ऑडिटर चल रहा है, और अचानक से अब ऑडिटर क्या कहता है कि मुझे आपका ऑफिस छोड़ के जाना है। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। हो सकता है बेटा कि वो रेजिग्नेशन के कारण छोड़ के जा रहा हो, आपकी मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बना रही है, जिससे उसको घुटन जैसा लग रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर होना है करके वो। या कभी कभार कुछ नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे डेथ हो गया, या परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई व्यक्ति की, पागल हो गया वो, है ना। ऐसा अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती है, जिससे क्या कह रहा हूं मैं, जिससे ऑफिस खाली हो सकता है। तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि ऑफिस को छोड़ देना, और मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे कैजुअल वैकेंसी कहलाएंगे। तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि ऑफिस को छोड़ के चले जाना, ठीक है। तो जो ऑफिस था उसका टेन्योर तो वैसे यहां तक था, लेकिन हम लोग बीच में ही क्या कर लेते हैं, बीच में छोड़ के जब जा रहे हो तब कैजुअल वैकेंसी होता है, एट द एंड छोड़ के जा रहे हो तो काहे का कैजुअल वैकेंसी, समझ रहे। तो यहां पे बात की जा रही है कि बीच में जब आप छोड़ के जा रहे हो ना, तो ऐसे केस के अंदर इसे कैजुअल वैकेंसी का नाम दिया जाता है। और कैजुअल वैकेंसी अपने आप में क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी के केस में अब ऑफिस खाली हो गया, तो वो ऑफिस को तो भरना होगा ना किसी व्यक्ति को तो उसके जगह पे लाके बैठाना होगा, तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी। तो जो यहाँ पे वॉइड, जो जगह खाली हुई है ऑडिटर की, उसको फिल कौन करेगा, उसके जगह नया ऑडिटर ढूंढेगा कौन, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा की जा रही है, ठीक है। आ जाओ, चलो देखो क्या बोला यहाँ पे, बोर्ड फिल करेगा 30 दिनों के अंदर जब भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है। लेकिन समझिए, अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण हुआ है ना, तो जो भी आप नए व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हो, इसका आपको अप्रूवल लेना होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, इसका आपको अप्रूवल लेना होगा। मतलब यहाँ पे कंपनी में अप्रूव होंगे ये सारी चीजें 3 मंथ्स के अंदर। कंपनी मीटिंग मतलब जिस समय बोर्ड ने अपॉइंट किया उससे 3 महीने के अंदर, जिस समय बोर्ड ने अपॉइंट किया उससे 3 महीने के अंदर क्या होता है, उससे 3 महीने के
अंदर आपको अप्रूव कराना होता है कि हमने ये नए ऑडिटर को पकड़ा है करके आप कृपया करके अप्रूव कर दीजिए ताकि हम लोग इनके साथ सीरियस हो सके, है ना। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। अब एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कैजुअल शाल नॉट द होल्ड ऑफिस टिल अंटिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम करके ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। चलो आओ मैं आपको समझाता हूं फिर से। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मतलब देखो क्या बोला कि हम लोग यहाँ पे कौन फिल करेगा, कैजुअल वैकेंसी अगर क्रिएट हो रही है तो इसको फिल करने वाला है बीओडी, ठीक है, कौन फिल करेगा बीओडी। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण हो रहा है तो आपको इसको अप्रूव कराना होता है। अप्रूवल आपको लगता है, किसका अप्रूवल लगता है जरा बताओ मुझे। सर अप्रूवल लगने वाला है यहाँ पे शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूवल लगने वाला है। भाई दूसरी और अगर मैं बात करूं अदर देन रेजिग्नेशन होगा तो वहां पे कोई ऐसा अप्रूवल नहीं लगता है। बराबर, एकदम जलसा छे। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, उसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ये जो ऑडिटर है ना, ये ऑडिटर कब तक मीटिंग को होल्ड करेगा, तो यहां पे जब ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो आने वाले एजीएम तक, ठीक है, जो भी अपकमिंग एजीएम है वो एजीएम तक उसे हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं और वो एजीएम के अंदर उसका फिर री अपॉइंटमेंट होता है। कैसे होता है हम लोग आगे कल चल के अभी हम लोग पढ़ने वाले आने वाले इसमें। तो अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उसका जो मतलब अगर एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो उसका यहाँ पे कब तक वो होल्ड करके रख सकता है ऑफिस को, तो अप टू द कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक वो होल्ड करके रख सकता है। ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। सभी लोग को ये चीज समझी? यस सर, कम ऑन एवरीवन, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। कम ऑन, चेक इट आउट। देखिए क्या बोल रहे हैं, आओ आओ आओ। कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा बोर्ड 30 दिनों के अंदर। रेजिग्नेशन के कारण हुआ तो इसको अप्रूव कराना होगा 3 महीने के अंदर। किससे? ऑब्वियस सी बात है कंपनी में शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में। और अगर यहाँ पे टिल द कंक्लूजन यहाँ पे होल्ड करके रखता है। क्या बात को समझ गए ना? देखिए एग्जांपल नंबर 8, प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर रमन एज इट्स ऑडिटर इन एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 30th of September 2019. Initially is accepted the appointment, but he resigned from his office on 31st of October 2019 for the personal reason. कोई भी पर्सनल रीजन से उसने रेजिग्नेशन दिया, ठीक है। The board of directors seeks advice for filling up the vacancy appointed by appointment of Mr. Albert as an auditor. तो ऐसे केस में कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड फिल करने वाली है बेटा। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। रेजिग्नेशन के कारण हुआ तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है कि रेजिग्नेशन के कारण हुआ तो हमको 3 महीने के अंदर इसको अप्रूव करवाना होता है। ऐसी वाली पूरी चर्चा यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या फटाफट बताइए मुझे, है ना। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट चीज के ऊपर चलेंगे। 6th वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, या अदर कंपनी जो कंट्रोल की जाती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल की जाती है, वो सारे कंपनीज के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमको देखना है कि जब हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी में, फिर से जब यहाँ पे ये जो चर्चा की जा रही है ये की जा रही है कि जब हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आओ, मैं आपको एक बात बताऊं तो जो हमारी गवर्नमेंट है बेटा, उनका एक ऑडिटर होता है जिसका नाम क्या दिया जाता है, जिसका नाम होता है CAG करके नाम होता है इसका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसे CAG का नाम दिया जाता है। तो ये जो CAG होता है ना, समझिए बात को, ये जो CAG होता है ये क्या करता है, ये ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनी के लिए। बेसिकली तो ये गवर्नमेंट का ऑडिटर है, मेन ऑडिटर है, लेकिन ये क्या करेगा, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है उसके लिए अच्छे ऑडिटर को ढूंढ के लाएगा और फिर वो क्या करता है, गवर्नमेंट कंपनीज को अलॉट करता है, या वो सारी कंपनीज जिसको कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 51% और मोर से ज्यादा जो कंट्रोल रखती है, बेसिकली सिंपल सी बात। तो ऐसे केस में उनके लिए भी CAG अपॉइंट करके देता है। CAG कितने दिन में अपॉइंट करके देता है, तो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन के अंदर, मतलब 1 अप्रैल अगर फाइनेंशियल ईयर है तो ऐसे केस में यहां से ये 31 मार्च अगले साल का, तो यहां से 180 दिनों के अंदर क्या किया जाता है, CAG अपॉइंट करते हैं। यहां से 180 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट किया जाता है। और कौन अपॉइंट करता है, CAG अपॉइंट करता है। ऐसी वाली बात है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया ये कब तक होल्ड करके रखता है इस चीज को, ये होल्ड करके रखता है बेटा कब तक, बोलो ना जल्दी से, ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक या कंक्लूजन ऑफ AGM तक होल्ड करके रखता है। मतलब सर 31 3 होगा क्या, नहीं, जब यहां से आगे चल के AGM होने वाली है ना इस मीटिंग की, वहां तक कंक्लूजन करके रखता है। आप धोखा खाओगे, देख लेना, आप पक्के से MCQ
एमसीक्यू में पूछा जाएगा और आप धोखा खाओगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, ये होल्ड करके रखता है अप टू द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। तो जिस समय एजीएम आपका होने वाला है, जिस समय उस फाइनेंशियल ईयर का, कौन से फाइनेंशियल ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर का जब एजीएम होगा तो सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो डिस्कस होंगी तो ऑडिटर मौजूद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो जब तक एजीएम कंप्लीट नहीं होती तब तक वो ऑफिस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, देखिए सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये विद इन 180 दिन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट करता है ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन जो एज अ ऑडिटर की तरह एक्ट करे। ये होल्ड करके रखता है ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। अब कौन से कंपनीज के लिए, तो गवर्नमेंट कंपनी या ऐसी कंपनी जो ओन या कंट्रोल या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पे भी क्या किया जाता है, कंट्रोल यहां पे किया जाता है। समझ गए बात को? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑडिटर से रिलेटेड, ठीक है, कि पहला जो ऑडिटर है उसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो देखो इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी या वो सारी कंपनी, तो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करने वाला है, फर्स्ट ऑडिटर यहाँ पे सीएजी अपॉइंट करता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी बनी वहां से लेके 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर यहाँ पे ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। अगर वो 60 डेज के अंदर नहीं कर पाया तो अगले 30 दिनों के अंदर कौन करने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिनों के अंदर अपॉइंट करता है। लेकिन मानो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हो गया तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे अगले 30 दिनों के अंदर कौन अपॉइंट करेंगे, यहाँ पे अगले 30 दिनों के अंदर जो कंपनी जो यहाँ पे मेंबर्स लोग होते हैं ना, वो मेंबर्स लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, मेंबर्स लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेंगे। तो क्या बोला गया, देखो गवर्नमेंट कंपनी के केस में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 60 दिन के अंदर अपॉइंट कर लेना, या वो नहीं हुआ, अगर वो नहीं अपॉइंट कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिनों के अंदर अपॉइंट करेंगे। अगर वो भी नहीं कर पाए तो अगले 30 दिनों के अंदर मेंबर्स लोग अपॉइंट करने वाले हैं। ऐसी वाली पूरी चर्चा की गई है। तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में मैंने क्या कहा कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 60 दिन, वहां नहीं हुआ तो 30 दिन बीओडी, और वो नहीं हुआ तो 30 दिन मेंबर। तो ऐसे केस में ऐसे अपॉइंटमेंट होने वाले हैं। उसके बाद अगर कल चल के बोर्ड, हाँ ये दे दिया गया है, वहां पे बोर्ड वगैरह फेल हो जाती है तो ऐसे, सॉरी यहाँ पे 60 दिन है, अच्छा मेंबर्स का 60 दिन है, मैं 30 दिन कैसे लिख दिया, 30 दिन केवल और केवल इसी का चलता है, 60 दिन है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अगले 60 दिनों के अंदर यहाँ पे मेंबर्स लोग अपॉइंट कर लिए जाते हैं। 60 डेज वाला है और यहाँ पे 30 डेज से रिलेटेड चीज आ जाती है। और कहाँ पे अपॉइंट होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है ईजीएम में होने वाले टिल द, और इसका कब तक कंक्लूजन होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो आने वाले जनरल मीटिंग तक कंक्लूजन रहने वाला है। अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है तो इसे फिल कौन करेगा, सीएजी ही फिल करता है 30 दिनों के अंदर। नहीं कर पाया तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे अगले 30 दिनों के अंदर। तो दोनों को 30 डेज का मौका दिया गया कैजुअल वैकेंसी के केस में, है ना। वैसे आपने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहां पे भी आता है ना वहां 30 डेज आ रहा है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखो ना बीओडी 30 डेज आपको बीओडी की तरह ही दिख रहा है ना। तो बीओडी के नाम में 30D लिखा हुआ है, मतलब 30 डेज लिखा हुआ है। आप ऐसा थोड़ा सा उसको ध्यान में रख सकते हो करके, ठीक है। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। कूल, कम ऑन एवरीवन, चले मैं आगे। सब लोग बोलो ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर, हम लोग आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। अब देखो क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, सेक्शन नंबर 139, 9, 10 और 11 करके यहाँ पे बात की जा रही है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होंगे पिछले इसमें कि अपन बोल रहे हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम ये लोग मीटिंग को होल्ड करके रखते हैं करके, है ना। अपन ने ऐसा हर बार बोला कि जैसे मान लीजिए कोई ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट होता है, ठीक है, तो इस साल का एजीएम यहाँ पे अगर कंक्लूड हो रहा है तो ऐसे केस में ये जो ऑडिटर होता है ना, ये इस एजीएम के कंक्लूजन तक ऑफिस को होल्ड करके रखता है करके, या 1 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करता है। ऐसी वाली बात अपन ने अभी तक देखे। मुझे आप एक बात बताइए, अगर उसका कामकाज हमें पसंद आता है तो ऐसे केस में हम चाहते हैं उसको फिर से अपॉइंट करना, हम चाहते हैं कि हम उसको फिर से अपॉइंट करें आने वाले सालों के लिए। तो ऐसे केस में आप बताइए मुझे, क्या मैं अपॉइंटमेंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? सर आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो इस चीज को बोला जाता है रीअपॉइंट करना। रीअपॉइंट करने का मतलब होता है कि मैंने वैसे तो ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन मुझे उसका काम पसंद आ रहा है, लोगों को उसका काम पसंद आ रहा है, तो मैं चाहता हूं मैं उसको फिर से क्या करूं, मैं उसको फिर से रीअपॉइंट करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 1/4/2022 की बात करेंगे, यहाँ पे 31/3/2022 और यहाँ पे मान लीजिए 31/7/2022 वाली चीजें आ रही है, ठीक है। अब नहीं 31/3/23 और यहाँ पे 23, ठीक है। अब देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ, मैं मतलब कौन, आईजी सर, मतलब ये वही कोड है जिसकी मदद से आपको अनअकैडमी के ऊपर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है।
तो ऐसे केस में जो आईजी सर है मुझे अपॉइंट किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, अपॉइंट किया गया और 1 साल के लिए मुझे अपॉइंट किया आने वाले एजीएम तक, मतलब 31/3/2023 तक मैं रहने वाला हूं, ऐसा मैं कह सकता हूं। अब मेरा काम बहुत जोरदार, एकदम मेरा काम पसंद आ गया रिलायंस के अंदर, तो वो मुझे फिर से रीअपॉइंट करना चाहते हैं, तो क्या वो मुझे कर सकते हैं? वो डेफिनेटली मुझे रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सवाल उसी के बारे में बात कर रहा है, कौन से, अब आप समझे होंगे क्या, कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर। वैसे तो मैं अभी रिटायर हो रहा हूं, वैसे तो मेरा अभी कंक्लूजन हो रहा है, जितने समय के लिए मुझे अपॉइंट किया गया तो उतना समय मैंने सर्व कर लिया, लेकिन व्हाट इफ अगर सामने वाली कंपनी मुझे अगर रीअपॉइंट करना चाहती है तो क्या, तो उसके बारे में यहां पे बात की जा रही है। तो रिटायरिंग ऑडिटर को, मतलब आईजी सर को मे बी रीअपॉइंटेड कंपलसरी है क्या? नहीं बेटा, शब्द क्या लिखा गया है यहां पे, मे बी रीअपॉइंटेड। तो अगर आप चाहो तो आप उसे क्या कर सकते हो, आप फिर से उसको रीअपॉइंट कर सकते हो, मे बी रीअपॉइंटेड, ठीक है, एट एजीएम इफ, अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होती है फॉर रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। आगे मैं आपको सेक्शन नंबर 141 बताने वाला हूं जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें गई है, मतलब वहां पे आपको एक लिस्ट दे के रखा है कि एक ऑडिटर क्या क्या चीजें नहीं कर सकता है करके, उसकी एक ऐसी लिस्ट दे के रखी है। अगर आप उस लिस्ट के अंदर फंसे तो आप डिस्क्वालिफाइड माने जाते हो, अगर आप उस लिस्ट के अंदर नहीं फंसे तो आप क्या माने जाओगे, नॉट डिस्क्वालिफाइड करके, और आप ऑडिटर फिर बन पाओगे। उसके अलावा अगर ऑडिटर ने खुद ने नोटिस इन राइटिंग दिया है बेटा किसी कंपनी को कि मैं अब अपॉइंट नहीं होना चाहता हूं, मेरा अनविलिंगनेस है आपके कंपनी में जुड़ने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे अब तो ऑडिटर को अपॉइंट ही नहीं कर सकते। या तीसरा, अगर एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है मीटिंग के अंदर कि एक्सप्रेसली बोला गया है कि इस ऑडिटर को हम लोग अपॉइंट नहीं करेंगे करके, फिर से मतलब आईजी सर को स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं करना है, इसके लिए एक एसआर पास हुआ है, बराबर, एक एसआर पास हुआ है जो स्पेसिफिकली ये कहता है, एक्सप्रेसली ये कहता है कि ये व्यक्ति को अपन लोग फिर से रीअपॉइंट नहीं करेंगे करके। तो ऐसी वाली चीज को तो हम लोग कहते हैं कि यहां पे रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है ना, तो यहां पे रीअपॉइंटमेंट, सभी लोग बोलो यहां पे रीअपॉइंटमेंट फिर नहीं होता है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब देखो बी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पे, बी वाला पॉइंट देखो, where at any AGM no auditor is appointed या reappointed तो existing shall continue to be the auditor of company। मतलब क्या, देखो कभी कभार एजीएम, बेसिकली एजीएम ली क्यों जाती है, वहां पे हम लोग बिजनेस को डिस्कस कर सके कि हम इसको ग्रो करना चाहते हैं, इसको कम करना चाहते हैं, यहां से पैसा यहां शिफ्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजों से रिलेटेड बिजनेस किया जाता है, बराबर। तो मान लो कोई एजीएम के अंदर बिजनेस इतने डिस्कस हो रहे हैं कि हमको समय नहीं मिल रहा है कि ऑडिटर, नए ऑडिटर को अपॉइंट करे या नए ऑडिटर के बारे में चर्चा करे, उसके लिए समय ही नहीं मिल रहा है हमको। तो ऐसे केस के अंदर बोला जाता है कि जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है ना, वो क्या कंटिन्यू करेगा ऑडिटर एज अ कंपनी को। मतलब अगर मैं बात करूं आपके साथ कि रिटायरिंग की कोई बात नहीं हुई थी, मतलब मान लो कि एक ऑडिटर रिटायर हो रहा है इस समय, ठीक है, लेकिन ऊपर की 3 चीजें नहीं है और उसको फिर से अपॉइंट भी नहीं किया गया, लेकिन कोई नया भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे केस में जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो चलता रहेगा, ऐसी वाली बात यहां पे कही जा रही है। क्या आप बात को समझे? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझे? सिंपल है, एब्सोल्युटली सर, काफी सिंपल। आइए अब देखो यहां पे, अब हम लोग बात करेंगे ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन, जहां पे सेक्शन 177 के अनुसार ऑडिट कमेटी को आप कॉन्स्टिट्यूट करते हो, तो जो फिलिंग, जो यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है ना, उसके लिए रिकमेंडेशन कौन करती है? कमेटी करती है। देखिए अपॉइंटमेंट तो बॉडी कर रहा है, मैं केवल और केवल रिकमेंडेशन की बात कर रहा हूं, नाम देने की बात कर रहा हूं, समझिए बात को। देखो आपको सामने वाले के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं जोड़ना ये तो माँ बाप ही तय करेंगे, लेकिन रिश्ते देने वाले बहुत है, तो जो रिश्ते देने वाले वो कौन हुआ? ऑडिट कमेटी हुआ, बराबर। एक्चुअल में तय करना या नहीं करना वो बोर्ड हुआ, तो ऐसी वाली बात है, रिकमेंडेशन कमेटी देने वाली है। अब ये बोर्ड के ऊपर है कि उनकी बात माने या उनकी बात नहीं माने, ये क्लियर कट बोर्ड के ऊपर है, ठीक है, ये बोर्ड का अपना डिसीजन होने वाला है, कोई इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसी वाली चर्चा यहां पे कर दी गई है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, एज पर निफ्रा रूल्स एवरी ऑडिटर रेफर्ड टू इन रूल 3 शैल फाइल अ रिटर्न विद निफ्रा ऑन और बिफोर 30 अप्रैल एवरी ईयर इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या बोल के रखा है कि जो भी ऑडिटर होता है ना, उसको क्या करना है, 30 अप्रैल तक, हर एक साल के 30 अप्रैल तक उसको निफ्रा के पास क्या करना होता है, निफ्रा के पास यहाँ पे मतलब निफ्रा के पास उसको कुछ फाइलिंग्स करना होता है। अब वो फाइलिंग्स में क्या क्या चीजें होंगी वो यहाँ पे अभी दिए जाने वाली है, तो पहले इस चीज को आराम से रीड कर लेंगे एंड देन फिर मैं आपको उसको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंसेस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड करके सबसे पहला क्या बोला गया है यहाँ पे, निफ्रा सबसे पहले क्या जानना चाहती है कि क्या आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई किया क्या। देखो यार, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ऑडिटर के लिए। बेसिकली कोई भी व्यक्ति अगर ऑडिटर बनता है कंपनी का, तो उसके लिए आईसीआई ने कुछ
रिकमेंडेशंस दिए, वो रिकमेंडेशंस को बोला जाता है स्टैंडर्ड्स। क्या बोला जाता है? सभी लोग बोलो, स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये स्टैंडर्ड्स का आपने कंप्लाई किया या नहीं किया, इसको मॉनिटर करना चाहते हैं कौन? इसको देखना चाहते हैं कौन? एनबीएफसीज देखना, सॉरी एनबीएफसी बोल रहा हूं, निफ्रा देखना चाहते हैं, एनबीएफसी नहीं, निफ्रा देखना चाहते हैं। तो निफ्रा यहाँ पे देखना चाहते हैं कि एक ऑडिटर के ऊपर जो भी हमने कंप्लायंसेस दिए थे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के, क्या वो व्यक्ति फॉलो कर रहा है उस चीज को, या वो व्यक्ति उसे फॉलो नहीं कर रहा है, उसके रिगार्डिंग ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आ जाइए सबसे पहला पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे अंडर द एक्ट बाय द कंपनी या कॉर्पोरेट गवर्न बाय द रूल 3, निफ्रा में ये क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे वर्किंग पेपर्स को। अब वर्किंग पेपर्स का मतलब क्या होता है? ऑडिटर जब किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है ना, तो वो प्लान बनाता है। जैसे आर्किटेक्ट लोग घर बनाने से पहले प्लान बनाते हैं, उसी प्रकार से ऑडिटर भी प्लान बनाता है। और ऑडिटर क्या करता है? यहाँ पे डिजाइन करता है कि कैसा हमारा सिस्टम होने वाला है करके। तो ऐसे केस में इस वर्किंग पेपर को रिव्यू करता है कौन? निफ्रा रिव्यू करता है। वैसे तो वर्किंग पेपर ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, किसी को हक नहीं है उसको चेक करने का, लेकिन निफ्रा यहां पे अगर चाहे तो क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है, देख सकता है वर्किंग पेपर्स को। दूसरा, सफिशिएंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑडिटर एंड मैनर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मतलब देखो क्या है कि ऑडिटर ने भी क्वालिटी को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। हमने क्वालिटी के कुछ नॉर्म्स दे के रखे। अब एक जो ऑडिटर है उसने वो क्वालिटी नॉर्म्स को फुलफिल करना चाहिए। जैसे एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल करके, ये क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है ऑडिटर को कि कैसे आपने क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ऐसे केस के अंदर क्या आपने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आपके फर्म के अंदर लगाए? क्या ये निफ्रा चेक करता है, और लगाए है तो क्या वो सफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं क्या, है ना? तो ये सारी चीजें, जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्वालिटी कंट्रोल कहता है कि जितने भी हमारे फर्म के अंदर स्टाफ वगैरह होते हैं उनको अपन ने टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहना चाहिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपने सेमिनार्स में उनको भेजना चाहिए, या आपने अपने ऑफिस के अंदर ही सेमिनार लेना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या आपने सेमिनार लिए क्या, या आपने उनको सेमिनार में भेजे क्या? वो ये नहीं बोलता है या वो सेमिनार में भेज के, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति मिस्टर है, वो वहां पे लड़कीबाजी करता, तो अपने को क्या लेना देना? अपना काम था सेमिनार में भेजना, मैं तो अपने क्वालिटी को इंश्योर करना चाहता था। लेकिन अब सामने वाला व्यक्ति नहीं सीखा तो उसमें आपको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा रहा है फिर, है ना? चलिए आइए फिर तीसरी वाली चीज, परफॉर्म अदर टेस्टिंग ऑफ द ऑडिट या सुपरवाइजरी या क्वालिटी कंट्रोल। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एक्चुअल में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो क्या ठीक तरीके से कर रहे हैं क्या? आप उनको क्या सुपरवाइज कर रहे हो क्या? क्वालिटी कंट्रोल की प्रोसीजर आप अपना रहे हो कि उनका क्वालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए, या अगर उन्हें कोई तकलीफ हो रही है तो वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके, ऐसा कोई क्वालिटी वगैरह से रिलेटेड इशू तो नहीं है। तो उस चीज के रिगार्डिंग भी आपको क्या करना होता है? उस चीज के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे देखना होता है। ठीक है, अब आइए उसके बाद सेकेंड पॉइंट, निफ्रा में रिक्वायर ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन इट्स गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड इंटरनल प्रोसेस डिजाइन टू प्रमोट ऑडिट क्वालिटी, प्रोटेक्ट इट्स रेपुटेशन एंड रिड्यूस रिस्क इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द ऑडिटर एंड मे टेक सच एक्शन ऑन द रिपोर्ट में बी नेसेसरी। तो निफ्रा यहाँ पे क्या कर सकता है? निफ्रा यहाँ पे कह सकता है, निफ्रा में रिक्वायर एन ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन इट्स गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे कि निफ्रा बोल सकता है ऑडिटर को कि आप एक काम करो, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के ऊपर रिपोर्ट करो करके। क्या बोल रहा हूं मैं? जितनी भी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस चल रही है ना, उसके ऊपर आप रिपोर्ट कीजिए। इंटरनल प्रोसेस जो आप आपके विद इन द फर्म आप जो अपना रहे हो, ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको अपने क्वालिटी को, या आप इंश्योर कर सको कि क्वालिटी उतना जा रहा है। तो जो भी प्रोसेसेस आपके इंटरनल है, हमें उस चीज को शेयर कीजिए करके। क्या बोल रहा हूं मैं? हमें उस चीज को शेयर करना करके, ऐसा यहाँ पे जरूर निफ्रा कह सकता है। ठीक है, उसके बाद निफ्रा यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपसे मांग सकता है। किसी पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द ऑडिटर था क्या ऑडिटर प्रेजेंट था, या अपने एम्प्लॉयज को भेज दिया, स्टाफ को भेज दिया कि तुम देख लेना, तुम पुराने साल की रिपोर्ट मार के अपडेट करके दे देना करके, ऐसा तो नहीं है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है। फिर निफ्रा मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट एक्टिविटीज को भी कंडक्ट आउट करवा सकता है अपने ऑफिसर्स के थ्रू। मतलब ऑफिसर्स को भेजेगा क्लाइंट प्लेस पे, ऑफिसर्स को भेजेगा ऑडिटर के ऑफिस में, और चेक करवाएगा, कंट्रोल एक्टिविटीज वगैरह करवा सकता है।
उसके अलावा निफ्रा यहाँ पे पब्लिश कर सकता है फाइंडिंग्स को जो नॉन कंप्लायंसेस से रिलेटेड है, कहाँ पे, अपने वेबसाइट के ऊपर। मान लो किसी कंपनी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कुछ कमियां मिल रही है ऑडिटर के तरफ से, तो मैं इन कमियों को क्या हाईलाइट कर सकता हूं क्या? हाँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे रीजन भी बताना होगा कि मुझे क्यों ये कमियां लग रही है, मतलब निफ्रा को रीजन यहां पे बताना होगा कि आखिर क्यों उसे वो चीज की कमियां महसूस हो रही है या उसको क्यों ऐसा लग रहा है करके कि यार कुछ तो भी गलत है करके, है ना। आइए उसके बाद 6 वाली चीज, NIFRA shall not publish the proprietary or confidential information unless it has reason to do so in the public interest and records its reason in writing करके। ऑब्वियस सी बात है, जो एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी या बहुत ज्यादा एकदम टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होंगी और निफ्रा को अगर वो पता चलता है निफ्रा दनादन पब्लिश किए जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। निफ्रा को यहाँ पे सेपरेट रिपोर्टिंग करना भी होता है गवर्नमेंट वगैरह को, और निफ्रा फाइंड्स एज अ रीजन टू बिलीव दैट या लॉ या कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को आपने वॉयलेट किया है तो वो फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगवा सकती है थ्रू द कंसर्न डिवीजन। मतलब वो आईसीआई को रिक्वेस्ट कर सकती है, एक तो आप इस ऑडिटर के खिलाफ एक्शन लीजिए या हम कुछ एक्शन लेते हैं करके, ऐसी बिल्कुल बिल्कुल बात यहाँ पे चल सकती है। तो ऐसी वाली पूरी चर्चा की जा रही है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं? अब नेक्स्ट देखिए, ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस या सजेस्टेड मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट एज पर निफ्रा रूल्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को देखते हुए जो भी हम लोग चाहे तो निफ्रा क्या कर सकती है, कुछ ना कुछ सजेशंस दे सकती है। मतलब अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ज्ञान बांटना सबको पसंद आ रहा है, तो बस यही वाली बात है, यहाँ पे भी ज्ञान बांटा जा रहा है। और कौन ज्ञान बांट रहा है? निफ्रा यहाँ पे ज्ञान बांट रहा है। आओ मैं ज्ञान बांटूंगी, बोले मैं बताऊंगा बोले कि क्या क्या सजेशन एक ऑडिटर ने रखना चाहिए या क्या क्या सजेशन को इंप्लाई करना चाहिए, उससे रिलेटेड यहाँ पे निफ्रा बात कर रहा है। सबसे पहला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिव्यू निफ्रा में डायरेक्ट एन ऑडिटर टू टेक मेजर फॉर इंप्रूवमेंट इन द ऑडिट क्वालिटी इंक्लूडिंग चेंजेस इन द ऑडिट प्रोसेसेस, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड स्पेसिफाई द डिटेल प्लान विद टाइम लिमिट्स। मतलब सिंपल सी बात यह है बेटा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि विथ समय के साथ साथ यहाँ पे ऑडिट ऐसा बोल सकता है, निफ्रा बोल सकता है ऑडिटर को, क्वालिटी इंप्रूव कर, कहाँ पे चेंजेस कर तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स होना चाहिए, वो सारे चीजों के रिगार्डिंग निफ्रा यहाँ पे जानकारी दे सकता है। ज्ञान बांट रहा है ना, तो पूरा ज्ञान देने वाला है। दूसरा, अब ड्यूटी है ऑडिटर की क्या, कि वो रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट्स को करे और उसके बाद रिपोर्ट बैक करे निफ्रा को, फिर निफ्रा फिर से मॉनिटर करेगा इंप्रूवमेंट्स को, उसके बाद निफ्रा हो सकता है केसेस को रेफर करे क्वालिटी को चेक करने के लिए किसी और व्यक्ति को, या बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1939 के हिसाब से बोर्ड को भी भेज सकता है कि रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बोर्ड होता है जो चेक करता है ऑडिटर के काम को, और निफ्रा चाहे तो असिस्टेंस ले सकता है एक्सपर्ट से रिलेटिंग टू ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज के लिए, दूसरे का भी असिस्टेंट ले सकता है ना। तो यहाँ पे पूरा ज्ञान बांटू काम हो रहा है, तो ज्ञान बांटा जा रहा है। उसके बाद मैं चेक करूंगा, चेक हुआ तो मैं किसी थर्ड पार्टी, मतलब जैसे बोर्ड जो आईसीआई के द्वारा सेट है उनको भी कहूंगा कि एक बार इन्हें चेक कीजिए करके, और मैं किसी बाहर वाले व्यक्ति का भी असिस्टेंस क्या ले सकता हूँ क्या? हाँ, मैं बाहर वाले व्यक्ति का भी असिस्टेंस ले सकता हूँ। बराबर, क्या आप इस बात को समझ गए? सभी के सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए? तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, दैट इज रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, है ना, कि अगर हम ऑडिटर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है तो क्या होता है, या स्पेशल नोटिस के द्वारा कैसी चीजें बस की जा सकती है, वो सारे चीजों के रिगार्डिंग हम लोग सेक्शन नंबर 140 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सब लोग हैं रेडी सेक्शन नंबर 140 को पढ़ने के लिए? कम ऑन एवरीवन, अगर आपने इस लेक्चर को अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को यार, फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, मैं अगर बात करूं सबसे पहले पॉइंट के रिगार्डिंग बात करूंगा, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं, और कौन से चीज के लिए? बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मतलब हमने उसको अपॉइंट किया था मान लो 4 साल के लिए, हम उसको 3 साल के अंदर ही निकाल रहे हैं, या हम उसको 2 साल के अंदर ही निकाल रहे हैं, हम उसको 1 साल के अंदर ही निकाल रहे हैं। मतलब बेसिकली हमने जिस टर्म के लिए उसको अपॉइंट किया था, जिस भी टर्म हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 5 साल के अंदर भी हो सकता है, फर्म के लिए 10 साल तक हो सकता है, और कुछ, लेकिन ये दोनों चीजें स्पेसिफाइड क्लास के लिए। लेकिन बाकी अगर कोई छोटी फर्म्स है तो वो तो जिंदगी भर एक ही ऑडिटर रखती है। तो ऐसे केस में मान लो हमने 4 साल के लिए किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया था, और अब मेरी इच्छा हो रही है कि ना 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 ना, अब मैं ऑडिटर को अपॉइंट नहीं रखना चाहता हूं, मैं ऑडिटर को अब रिमूव करना चाहता हूं करके, तो करो रिमूव, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म करके, तो अगर आप रिमूव करना चाहते हो ऑडिटर को उसके टर्म को कंप्लीट होने से पहले, तो उस चीज की बात सेक्शन नंबर 140 आपके साथ कह रहा है। तो देखो,
The auditor appointed under section 139 may be removed from the expiry only before the expiry of term only by the special resolution। मतलब आपको एसआर पास करना होगा, और एसआर देखो एसआर तो पास करोगे लेकिन एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप एडीटी 2 के अंदर, मतलब ऑडिटर, एडीटी मतलब ऑडिटर और 2 मतलब दूसरा, तो हम देखो ऐसा एडीटी 2 दूसरा ऑडिटर हमको प्रोवाइड करवा दो करके अपन ऐसा बोलते हैं ना, तो दूसरा ऑडिटर प्रोवाइड करवा दो। तो ऐसे केस के अंदर एडीटी 2 के अंदर आप फॉर्म को फिल करोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, एडीटी 2 के अंदर आप फॉर्म को फिल करते हो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद आप स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करते हो, मतलब 75% का अप्रूवल लेते हुए चलते हो। और जब आप ये 75% का अप्रूवल लेते हुए चलते हो तो ऐसे केस में आप क्या ऑडिटर को बदल सकते हो क्या? हाँ, आप ऑडिटर को बदल सकते हो, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। आइए मैं आपको रीड करवाता हूं, देखो बहुत सही चीज लिखी गई है। द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। 4 साल के लिए अपॉइंट किया, 3 साल के अंदर रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। ओनली बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, लेकिन कब? आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मेकिंग सच एप्लीकेशन इन एडीटी 2 और प्रेस्क्राइब फीस के साथ। तो कंपनी सबसे पहले सीएजी के पास जाती है एडीटी 2 लेके और फीस लेके, उसके बाद सीएजी या सीएजी नहीं सॉरी सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अप्रूवल देती है। और जिस दिन अप्रूवल आ गया वहां से लेके 30 दिन के अंदर बोर्ड यहां पे क्या करती है? एसआर पास करवाने लगाती है, मतलब सॉरी पहले बोर्ड पास करता है रेजोल्यूशन एंड देन फिर उसके बाद यहां पे एसआर होता है। जैसे देखो एप्लीकेशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। देखो हुआ क्या, 0 पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन होने वाला है। एक बार बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ 30 दिन के अंदर आपको जाना होता है किसके पास? सीजी के पास आप जाओगे, एडीटी दूसरा वाला फॉर्म लेके प्लस फीस के साथ में लेके। फिर यहां से जब आपके पास अप्रूवल आता है तो अप्रूवल से कितने दिनों के अंदर? अप्रूवल से 60 दिनों के अंदर यहां पे आपको क्या पास करना होता है? यहां पे आपको एसआर पास करना होता है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में यहां पे अप्रूवल देगा वो हम लोग बाइंड नहीं कर सकते, हमको जैसा समय मिलेगा हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी से हम कुछ नहीं बता सकते हम कितने दिन में आपको जवाब देने वाले हैं करके, है ना। तो ऐसी वाली चीज यहां पे बोली गई है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन बेसिकली पास होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन से 30 दिन के अंदर आप सीजी के पास जाते हो, अप्रूव करवाते हो, 60 दिन के अंदर आपको चीजें मिल जाती है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। उसके बाद गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लेकिन ऑडिटर को रिमूव करने से पहले एक बार ऑडिटर को आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देते हो उसको कहने सुनने के लिए। अगर कुछ कहना या सुनना चाहता है या वो मेंबर से बात करना चाहता है तो ऐसे केस के अंदर क्या वो मेंबर से बात कर सकता है क्या? डेफिनेटली वो बात कर सकता है। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, एक बार एग्जाम्पल नंबर 9 को देख लो और ये पूरी के पूरी स्टेप्स है। एक बार आप ये स्टेप्स को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा अपन ने फ्लो बनाया था वो सेम फ्लो यहाँ पे स्टेप्स के अंदर भी आपको नजर आने वाला है। तो फटाफट चेक कीजिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। अब देखो ऊपर के केस में क्या हुआ था, आपने ऑडिटर को छोड़ा था, लेकिन नीचे के केस में ऑडिटर आपको छोड़ना चाहता है। ऑडिटर चाहता है कि मैं रेजिग्नेशन दे दूं, ऑडिटर चाहता है कि मैं छोड़ दूं करके ये सामने वाले व्यक्ति के ऑफिस को। तो वैसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोलो जल्दी से। यहाँ पे बात की जा रही है कि जब ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है तो क्या होता है और कैसी कैसी चीजें वर्क होने वाली है, उसके रिगार्डिंग पूरी बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखो यहाँ पे, इफ द ऑडिटर हैज रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी ही शैल फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म ADT 3 विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेजिग्नेशन। मतलब देखो क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहली बात तो क्या बोला गया यहाँ पे, बताओ मुझे। 30 दिनों के अंदर जिस दिन उसने रेजिग्नेशन दिया वहां से लेके 30 दिनों के अंदर आपको क्या करना होगा, ADT 3 फाइल करना होगा। किसे फाइल करेंगे आप? कंपनी को फाइल करेंगे और आप ROC को फाइल करने वाले। ऐसी वाली बात यहाँ पे ये पहले पैराग्राफ में बोला गया। तो ऑडिटर को विद इन 30 डेज यहाँ पे फाइल करना होता है ADT 3।
कंपनी को या आरओसी को फाइल किया जाता है। ठीक है, ऑडिटर इसके अंदर रीजन बताएगा, कारण बताएगा कि क्यों आखिर वो कंपनी को छोड़ना चाहता है, आखिर कंपनी ने ऐसा क्या किया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, है ना, तो उसके बारे में आप बताओगे, वो सिलसिले के बारे में आप बताओगे जिसके कारण धोखा दे रही थी कंपनी, उसके बारे में। अगर बाद में गवर्नमेंट कंपनी रहा तो इसके साथ साथ आपको सीएजी को भी फाइल करना होता है, मतलब कंपनी और आरओसी को तो दोंगे, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में आपको सीएजी को भी ये वाली चीज देनी होती है, और वो भी 30 दिनों के अंदर। अब अगर आप ये कुछ नहीं करते हो तो ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी बैठती है बेटा, कितने की, 50,000 रुपए की पेनल्टी, या अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन, जो भी कम होता है उतना आपको पेनल्टी मिल जाता है। और अगर आप कंटिन्यू फेलियर करते हो तो 500 रुपए प्रतिदिन, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए। अब आप इतनी पेनल्टी के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, हर एक सेक्शन के ऊपर इनका बस चले तो हर एक सब सेक्शन के अंदर भी ये लोग पेनल्टी डाल दे, तो अब हर एक सेक्शन की पेनल्टी देके रखिए, तो यार 470 में से 200 सेक्शन की भी पेनल्टी रही तो आपका तो माथा खराब हो जाएगा ना, आप सोच के देखिए। तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो देखो, रेजिग्नेशन इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी तो एडीटी 30 दिन, और कंपनी और रजिस्ट्रार। गवर्नमेंट कंपनी है तो सेम चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे सीएजी वाला पॉइंट जुड़ने वाला है। ठीक है, ऐसी वाली बात है। कभी और मुझे समझा नहीं कि डब्बा बनाने और ये बनाने की क्या जरूरत थी करके, तो ऐसा एरो क्यों दिए, चार्ट फॉर्म में भी तो बना सकते थे। ठीक है, लेकिन अपना क्या जा रहा है, अपने को तो पढ़ना है। आओ उसके बाद अपॉइंटिंग ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कब हम लोग यहाँ पे, सुनो ना बात को, सुनिए ना मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर को अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अपॉइंटिंग ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर मतलब क्या, ये वाला जो कौन सी चीज के रिगार्डिंग बात हो रही है, पहले कंटेक्स्ट समझ लीजिए। देखो कंटेक्स्ट अच्छे से समझना। मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है तो ये इंडिविजुअल के केस में ये कितने सालों के लिए अपॉइंट हो सकता है, कुछ प्रिस्क्राइब क्लास के लिए 5 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, बराबर, कुछ प्रिस्क्राइब सालों के लिए, मतलब कुछ प्रिस्क्राइब कंपनीज के लिए 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकता, बाकियों के लिए तो लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए जब इसे ओरिजिनली हम लोग अपॉइंट कर रहे थे ना, तो हम लोग इसे 3 साल के लिए अपॉइंट किए थे, ओरिजिनली हम लोग 3 साल के लिए अपॉइंट किए। अभी भी क्या आपको लगता नहीं इसके पास 2 साल पड़े हुए इस कंपनी को सर्व करने के लिए? हाँ सर 2 साल पड़े हुए। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। होता ऐसा है कि 3 साल खत्म, 3 साल बीते रहे भैया, और 3 साल खत्म होने के बावजूद, क्या बोला हूं मैं, समझो बात को, 3 साल खत्म होने के बावजूद हम लोग ये व्यक्ति को यहां पे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट अपॉइंटिंग दैट पर्सन, मतलब यहां पे उसके 2 साल अभी भी पेंडिंग है, लेकिन फिर भी मैं उस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करना चाहता हूं। मतलब अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर जब मैं अपॉइंट कर रहा हूं ना, उसके रिगार्डिंग यहां पे चर्चा हो रही है। तो रिटायरिंग ऑडिटर को छोड़ के अगर आप किसी भी और व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हो तो वो व्यक्ति की यहां पे बात की जा रही है, उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहां पे बात की जा रही है, ऐसा मैं आपके साथ यहां पे कह रहा हूं। क्या आप कंटेक्स्ट को समझे, या मैं फिर से एक और बार रिपीट करूं? मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, मैं जानता हूं आप नहीं समझे और आप वीडियो को पीछे करके भी नहीं देखेंगे तो मुझे ही समझाना होगा। मैं आप ही की बात कर रहा हूं चश्मिश, आओ ध्यान दो। ये इंडिविजुअल हुआ, ये इंडिविजुअल को वैसे अपन लोग कुछ प्रिस्क्राइब क्लास के लिए 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, बाकी तो वैसे अपन लाइफ टाइम रख सकते हैं बाकी कंपनीज के लिए, बराबर, एकदम बराबर। अब देखो होता क्या है, सुनना बात को, टेक्निकल है थोड़ा सा। मैंने उसे 3 साल के लिए अपॉइंट किया था, अब 3 साल बीते रहे भैया, तो ऐसे इसके बाद क्या मैं इसको आने वाले 2 सालों के लिए अपॉइंट कर सकता हूँ, या दूसरे कंपनीज में तो लाइफ टाइम के लिए कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भले यहाँ पे रिटायर हो रहा है, पर फिर भी मैं यहाँ पे नए ऑडिटर को ढूंढ के ला रहा हूँ, समझ रहे बात को, मैं कोई नए ऑडिटर को ढूंढ रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा हूं, या मैं उस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करना चाहता। मैं ऐसे चीज की यहां पे बात आप लोगों के साथ कर रहा हूं। क्या आप बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, है ना? हाँ सर समझ रहे करके आ जाओ, फिर अच्छी बात है, समझ रहे तो आ जाओ। देखो, if retiring auditor has not completed a consecutive tenure of 5 years, या फर्म के केस में 10 years हो सकता है ना? special notice shall be required for a resolution at AGM appointing the auditor a person other than retiring auditor, या provided expressly stating that retiring auditor shall not be appointed। अब आपने स्पेशल नोटिस का प्रोविजन पढ़ चुका है कि कौन कौन लोग देते हैं करके, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो स्पेशल नोटिस दिया जाने वाला चाहिए या दिया जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को आप दोबारा से अपॉइंट नहीं करोगे, या ये जो रिटायर हो रहा है ये व्यक्ति अब अपॉइंटमेंट नहीं होने वाला है, इसके रिगार्डिंग आपको स्पेशल नोटिस देना होगा। क्या देना होगा सभी लोग बताओ? आपको स्पेशल
नोटिस देना होगा। बी पॉइंट देखो, ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस कंपनी क्या करेंगी, ये इसकी कॉपी भेजती है रिटायरिंग ऑडिटर को। सबसे पहले आपको एक बढ़िया सा चार्ट बनाते हुए चलूंगा, पूरा कहानी समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले मेंबर्स लोग क्या करेंगे, मेंबर्स लोग यहाँ पे कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजने वाले। ये स्पेशल नोटिस के अंदर एक्सप्रेसली स्टेट रहेंगी चीजें कि रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। अब इस स्पेशल नोटिस को कंपनी क्या करती है, फॉरवर्ड करती है, किसे, ऑडिटर को फॉरवर्ड किया जाता है, ऑडिटर को आगे भेजा जाता है। बराबर, एकदम बराबर। अब देखो, वेयर नोटिस इज गिवन ऑफ सच रेजोल्यूशन, रिटायरिंग ऑडिटर में रिप्रेजेंटेशन कर सकता है इन राइटिंग नॉट एक्सीडिंग द रीजनेबल लेंथ एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू द मेंबर्स एंड द कंपनी शैल अनलेस रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड इज टू लेट टू डू सो इन नोटिस गिवन टू द नोटिस, जो यहाँ पे नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू द मेंबर्स, तो उसके साथ साथ फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को भी चिपकाएंगे और उसके साथ सेंड करेंगे कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर जिनको नोटिस जाने वाला है। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, समझना बात को, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि ये जो ऑडिटर है ना बेटा, ये यहाँ पे अरे रे 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 हाँ, ये जो ऑडिटर है ना यहाँ पे, ये क्या कर सकता है, मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कर सकता है और ये रिप्रेजेंटेशन को ये नोटिफाई करने बोल सकता है मेंबर्स को। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन किसे भेजेगा, कंपनी को भेजेगा। और कंपनी क्या करेंगी, जब मेंबर्स को नोटिस भेजती है ना, तो मेंबर्स को नोटिस के साथ साथ ये रिप्रेजेंटेशन भी भेज देंगी। हाँ, अगर लेट मिलता है तो ऐसे केस के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा जाता है फिर। ठीक है, अगर लेट मिलता है तो की बात हो रही है। अब देखो क्या, हाउएवर अगर कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप नहीं भेजते हो तो आप इसको फाइल करते हो आरओसी के पास। तो अब एक मिनट कुछ तो भी गड़बड़ हुआ। हाँ, इफ द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंड, क्या बोला यहाँ पे, इफ नॉट सेंड, है ना, बिकॉज इट वाज रिसीव टू लेट, या कंपनी के फॉल्ट के कारण, तो ऑडिटर अगर चाहे तो क्या कर सकता है, उसके पास राइट होता है, राइट टू बी हर्ड ओरली करके। मतलब क्या, मान लो मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया कंपनी को, कंपनी उसको आगे नहीं दे पाई या किसी भी कारणवश लेट पहुंचा या कंपनी की गलती, तो ऑडिटर बोल सकता है कोई बात नहीं, जब मीटिंग होगा लोगों को मेरा सुनना होगा, मैं लोगों को रिप्रेजेंटेशन करूंगा और लोगों को मेरा सुनना होगा करके, ऐसी वाली बात यहां पे ऑडिटर क्या कर सकता है, क्या, हाँ ऑडिटर यहां पे कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो रिप्रेजेंटेशन टू बी रीड आउट एट अ मीटिंग, मतलब वो बोल सकता है, चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता सकता है, ऐसी वाली बात है। हाउएवर अगर कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंड, अ कॉपी इसको आपको फाइल करना होगा आरओसी के पास। अब देखो, लेकिन अब ये जो फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो आम जनता नॉर्मल लोगों के साथ बात कर सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो कंपनी या कोई भी और एग्रीव पर्सन, दुखी आत्मा, कि ये जो राइट आप दे रहे हो ना, इस राइट को अब्यूज कर रहा है ऑडिटर, जानबूझ के वो क्या झूठ झूठ बता रहा है, कंपनी के बारे में बता रहा है, रिलायंस की मीटिंग में चले गया, बता रहे यार ये जो है ना, ये मुकेश अंबानी का लफड़ा है किसी और के साथ, उर्वशी रौतेला के साथ, मान लीजिए एग्जांपल, ऋषभ पंत भाई, है ना, तो समझे। तो ऐसे केस के अंदर मुझे आप एक बार एग्जांपल, यार तुम ऐसे सीरियस मत हो जाना, तो ऐसे केस के अंदर मैं कह रहा हूं, ये यहाँ पे ऑडिटर जो अब्यूज कर रहा है अपने राइट को, यार ये तो गलत है ना, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। तो ऐसे केस में मैं क्या कहूंगा आपके साथ, बताइए मुझे, कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल उसे रोक सकता है कि रुक जा भाई, तू ऑडिटर है, तू नहीं बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है रीजन कि तुम अपने राइट को अब्यूज कर सकते हो, तुम इसका मिसयूज कर सकते हो, इस चीज को गलत फायदा तुम इसका उठा सकते हो, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। तो ट्रिब्यूनल क्या उसे रोक सकता है क्या, हाँ सर ट्रिब्यूनल यहाँ पे रोक सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या क्या देखा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो। देखो, मेंबर लोग स्पेशल नोटिस भेजते हैं कंपनी को, कंपनी उसे फॉरवर्ड करती है ऑडिटर को, ऑडिटर के रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होता है, वो नोटिफाई करता है कंपनी को और कंपनी उस नोटिस के साथ रिप्रेजेंटेशन को भेज देती है। लेकिन अगर कंपनी उसको नहीं भेज पाती है तो उसको आरओसी के पास फाइल कराना होता है, बराबर, बिल्कुल बराबर। और उसके साथ साथ यहाँ पे राइट मिल जाता है किसको, ऑडिटर को यहाँ पे राइट मिल जाता है, राइट टू हर्ड ओरली। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन आए कंपनी से या एनी अदर पर्सन से, जिसे हम लोग एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं, कि यार इसके राइट को गलत यूज किया जा रहा है, तो वो क्या करता है, राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो मना कर सकता है कि भैया तुम मत बोलियो करके, है ना, तो वो बिल्कुल बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ऐसी वाली बात पूरी ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे कर दी गई है। क्या आप इस बात को समझे? सभी लोग बोलिए जल्दी से मुझे, क्या आप इस चर्चा को समझ पा रहे हैं, है ना। तो ये वाली पूरी बात यहाँ पे कर दी गई है। तो यहाँ पे होता है अपना ये वाला टॉपिक भी समाप्त, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, चलो, क्या बात को समझे? सभी लोग बोलो जल्दी से मुझे कि आप इस बात को समझ रहे हो का बाबू, है ना। यस सर, एकदम जबरदस्त, आ जाइए। चलो
चलो चलो चलो यहाँ पे अच्छा ये समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम इसको कंटिन्यू करने वाले। लेक्चर नंबर 2 को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने देख लिया, तो आप इसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जितना भी अपना हुआ है, और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे का लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग कंटिन्यू इस चीज़ को कर लेते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे आपने अनअकैडमी का अगर अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ने के लिए, बढ़िया तरीके से हमारे साथ पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राइट। तो जैसे कि अनअकैडमी के ऊपर 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन होता है। अगर आपको हमसे पढ़ के अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ रही है, तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस ये आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस के अंदर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, सेम चीजें आइकॉनिक में। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप IG सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। इनफैक्ट अनअकैडमी के ऊपर कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, एनी कैटेगरी हो, CA, CS, CMA से रिलेटेड, इसके अलावा नीट, JEE, कोई भी UPSC, सारी कोई भी कैटेगरीज अनअकैडमी के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हो, दैट इज IG सर, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्रुप 2 की जो बैचेस है, हमारी ग्रुप 2 की बैचेस चालू हो रही है कब से, 14 दिसंबर से ग्रुप 2 की बैचेस चालू हो रही है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस बैच को भी आप एक्सेस कर सकते हो जब आप IG सर कोड का प्रयोग करते हो तब। तो सी यू ऑल इन द बैचेस एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।